वोट की रफ्तार तेज है। पहले घंटे दूसरे घंटे में कुछ धीमी आई है, क्योंकि जो लाइन जो लगी हुई थी उसमें अब उतनी लंबी लंबी कतारें देखी नहीं जा रही हैं जो 9 बजे के बाद का सिलसिला था अलग अलग जगहों पर। लेकिन शुरुआती दौर में 7.25% वोटिंग हुई है। इन सब के बीच जो 6 जिले हैं उसमें रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और कैमूर का इलाका। हम आपको सीधे पहले कैमूर के इलाके में लिए चलते हैं। कैमूर में 4 सीट है विधानसभा की, और चारों सीट पर 2010 के जो चुनाव हुए थे उसमें चारों सीटों पर 4 राजनीतिक दलों ने कब्जा किया था। आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी अलग अलग सीट पर। ये अपने तरीके की पहला विधानसभा क्षेत्र था जिसके दायरे में, पहला जिला था जिसमें 4 विधानसभा सीटों पर 4 राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से। और अनूप सुबह से हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से रफ्तार सुबह से बहुत तेज थी, और जब जब लोगों से सवाल पूछा गया हर ने एक शब्द कहा, विकास। और जैसे ही जात की बात आई उसमें भी कहा गया विकास शब्द। अब क्या स्थिति है अनूप वहां पर? देखिए प्रसून, वोटिंग अभी भी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो गई है दूसरे घंटे के बाद से। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि लाइन अभी भी लगी हुई है, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह यह है कि ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वातावरण में, वो करीब 85% से ऊपर की है। गर्मी काफी है, इसलिए हमको लगता है कि लोग थोड़ा कम निकल रहे हैं अब 2 घंटे के बाद से। फिर भी बहुत लोग यहाँ पर, महिलाएं युवाएं बहुत आई हैं हमारे साथ। देखिए महिला है, आपने वोट दे दिया? जी हम दे दिया। अच्छा ये बताइए, आप यहीं रहती है कैमूर में? यहीं रहते हैं। क्या करती हैं? आंगनबाड़ी की सेविका हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी की सेविका, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि कैमूर में विकास के क्या माने, क्या है, क्या माने हैं कैमूर में विकास के, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई का शिक्षा चाहिए, और छोटे बड़े गरीब हो या अथवा सबको एक बराबर मिलना चाहिए। हर चीज को व्यवस्था चाहिए, हर चीज की व्यवस्था चाहिए। अच्छा, पिछले 10 साल में देखें तो खाली बस एक रोड बना है, चाहे 4 लेन का मोहनिया में, और कुछ हुआ है? जी नहीं हुआ है। और क्या हुआ है? तो आपको लगता है कब हो जाएगा? काहे नहीं होगा? जब सरकार चाहेगा तो होबे करेगा, क्यों नहीं होगा? तो आप एक ऐसी सरकार चाहती हैं जो कि काम करे? जी हाँ, काम करे, मेरी सरकार जीते, कि मेरा काम अच्छा से हो के और आगे का प्रोग्रेस बढ़ते जाए, आगे प्रोग्रेस हो, काम अच्छा करे सरकार, ये चाहना है यहाँ के लोगों का। आप बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कैमूर में विकास के माने क्या है? कैमूर में विकास के माने यहाँ पे रोड, शिक्षा व्यवस्था, इलाज, सड़कें की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बुनियादी चीजें हैं अभी भी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अजय जी बताइए, कैमूर में क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ? शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क अभी भी कमजोर पड़े हुए हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहले के लोगों ने काम नहीं किया? कुछ काम हुआ है, अभी भी बहुत काम की जरूरत है। बहुत काम की जरूरत है। तो कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो जनता का काम करे। आपका क्या नाम है? हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं। संदीप कुमार। संदीप, ये बताओ कि आपने वोट दिया? अभी नहीं, अभी देने में लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा इस बार कम वोटिंग हो रही है, कुछ लगता है आपको, ऐसा है क्या? अभी सुबह का माहौल है, अभी दोपहर होने दीजिए, भीड़ आएगी, माहौल है अच्छा, वोट अच्छा। आप यहाँ आए हैं किस उम्मीद से आए हैं, किस उम्मीद में वोट डाल रहे हैं? हम इस उम्मीद पर डाल रहे हैं कि बिहार एक जो वही सरकार बने जो विशेष राज्य की दर्जा हम लोग को दिलाए और विकास करे, बिहार में विकास करे। आपका क्या नाम है? आप तो पूरा जायसवाल। रमेश जी, क्या माने हैं विकास के? विकास में अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा रोड हो, अच्छी सफाई हो। यहाँ सफाई नाम कोई चीज नहीं है। नगर पालिका होते हुए भी जो है अच्छी सफाई नहीं है। सरकारें जो जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन अपना दायित्व ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है। तो जो बुनियादी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो ठीक हो जाए। जो सरकार की ड्यूटी है या जिला प्रशासन की जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ढंग से करे। कम से कम कैमूर में अभी तक यहाँ पर लोगों की यही तमन्ना है, यही आरजू है, उसी आरजू के साथ लोग जो है यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच क्या कहना है नोखा के उम्मीदवार हैं दरअसल चौरसिया जी, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, उनका क्या कहना, जरा ये सुना जाए। इसकी जनता से मैं ये अपील कर रहा हूं कि लोकतंत्र तभी जब और मजबूत होगा, और बिहार में तभी एक क्रांति आएगी जब हर लोग निकल करके अपना वोट डालें। क्योंकि जो वोटिंग का अधिकार मिला है ये हमारा एक त्योहार है, और इन लोगों को अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके वोटिंग करें। ये परसेंटेज 60 नहीं, ये 80-90 हो, तभी लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत होगा। इनके खिलाफ अनीता देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। लगभग 34 महिला उम्मीदवार भी, हालांकि इस 32 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है इसमें 400 से ज्यादा उम्मीदवार है, लेकिन उसमें 32-34 महिला उम्मीदवार भी। अनीता देवी यहाँ की उम्मीदवार है। अब ये शशिशेखर जी, हम दूसरे रिपोर्टर के पास जाएं। अब दोबारा सवाल उस पे, एजुकेशन को लेकर एक जोर है, शिक्षा, यानी पीढ़ी समझ रही है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा की हालत इस दौर में
समूचे देश में बदतर हुई है, ये एक स्थिति बनी है पूरे देश के भीतर में। क्या ये माना जाए कि दरअसल जो बाजारवाद है, पैसा है या बेरोजगारी है, उसमें शिक्षकों की भर्ती तो आप कर देते हो लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही है छात्रों को? ये एक चिंता का विषय पुरानी पीढ़ी के सामने, नई पीढ़ी को लेकर है, बच्चों को लेकर है और बच्चे परेशान हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है प्रसून जी। पिछले 66 सालों में इस देश में दलितों में और पिछड़ों में पढ़ाई के जरिए जो उनको नौकरियां मिली और जिस तरह से वो आगे बढ़े और मनी ऑर्डर इकोनॉमी से उन्होंने जिस तरह अपने गांवों को सजाया संवारा परिवारों को, तो उससे गांव में निचले स्तर पर बैठे लोगों के मन में भी आया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें समाज की अगली पंक्ति में ले जाकर बैठा सकती है। एक तरफ तो डिमांड क्रिएट हुई, आकांक्षा क्रिएट हुई, दूसरी तरफ सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। प्राथमिक स्कूल उस तरह से नहीं बने, स्कूल बन गए तो वहाँ शौचालय नहीं बनाए गए, वहाँ लोग कैसे पहुँचे वो नहीं किया गया और टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं रखी गई। हो क्या रहा है कि इससे शिक्षा की कुछ ऐसी दुकानें खुल गई जो अधकचरे टाइप के शिक्षा को लोग पैदा कर रहे हैं। तो जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, उसको पूरा करने के लिए किसी भी प्रदेश की सरकार ने अभी तक सॉलिड काम नहीं किया। और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं, विश्वविद्यालयों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई इस दौर में। तो अगर लोग इसकी आकांक्षा रख रहे हैं और अगर ये एक चुनावी मुद्दा बनता है तो नेता सिर्फ चुनावी मुद्दों पर ही काम करता है। तो लगता है कि अगली बार इनको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि शिक्षा के लिए हमने क्या किया। नहीं, ये आपने जो एक शब्द यूज किया अधकचरी शिक्षा, आलोक जी हम इसको जरा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि माना गया है कि हाफ एजुकेशन इज मोर डेंजरस देन बिना शिक्षा के आधी शिक्षा बहुत खतरनाक होती है। क्या मौजूदा वक्त में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 5वीं 8वीं तक तो चला जाता है, लालू प्रसाद चरवाहा विद्यालय का भी प्रयोग कर गए, लेकिन शिक्षा मिड डे मील पर जाके टिक गई है, शिक्षा रोजगार देने पर जाके टिक गई है। शिक्षा दरअसल वो स्थिति है ही नहीं जिसमें बच्चे का अपना डेवलपमेंट अपनी सोच के हिसाब से वो कैसे करे, आगे बढ़ पाए, ये माना जाए। प्रसून जी बिल्कुल आपने जो कहा ना, सड़क बनाई, देखिए बड़ा क्रेडिट मिलता है, चाहे वो बिहार हो या मध्य प्रदेश हो कि भाई सड़कें बन गई, लेकिन ये ठीक है वो भी एक विकास के लिए बहुत आवश्यक है ताकि स्कूल के लिए टीचर भी वहाँ जा सके। लेकिन जो प्राथमिकता होनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं ना कि स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर ही प्राथमिकता नहीं है। दुनिया के देशों में, अमेरिका और अब यूरोप में भी आप जाएंगे, उन स्कूलों पर ज़्यादा, विश्वविद्यालय तो प्राइवेट भी चला सकता है ज़्यादा, फिर हमारे यहाँ ये है कि स्कूल महंगे और टीचर, बिहार के संदर्भ में मैं कहूँगा फिर से, देखिए वहाँ बड़ा आंदोलन चला कि बहुत उनकी वेतन कम होता था, अब उनको नीतीश कुमार जी ने बाद में उनको परमानेंट किया। कितने आंदोलन हुए। दिग्विजय सिंह बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी 1800 रुपये पर टीचर भर्ती करना। आप 1500 रुपया जिस पे आपको झाड़ू लगाने वाला शायद ना मिले, उसको टीचर को देने लगे जो पढ़ा लिखा लड़का है, तो टीचर की व्यवस्था खराब हो गई। वही अन्य राज्यों ने अपनाया। तो लेकिन इसका दूसरा हिस्सा बताइए, जीतन राम मांझी के गांव में जब हम गए तो उस लड़के ने बोला बहुत सारे ग्रेजुएट हुए हैं, आप ऐसा मत कीजिए। हमारी रिपोर्टर को उसने काउंटर कर दिया। जिन इलाकों में इस तरह का काम किया गया, और मैं फिर कहूँगा, बल्कि आप इस इलाके एक बेल्ट और मुझे याद आई, आपको याद होगा राम लखन सिंह यादव या मतलब इस तरह के नेताओं के नाम पर कई कॉलेज दुकानें खुल गई बड़े पैमाने पर। हो सकता है उनमें कुछ अच्छी भी पढ़ाई हो रही हो, मैं उस बारे में कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने जो कहा नेताओं ने अपने कॉलेज खोल लिए और उनमें ग्रांट सरकार से ले ली गई, स्कूल और कॉलेज की हालत खस्ता होती गई। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, इसको जरा सा शशिशेखर जी, क्योंकि गया में ही एक गांव था जहां इस बार 25 के तकरीबन IITians निकले, पास कर गए और उसमें आ गए, जो परीक्षा होती है IIT कंप्लीट कर लिया उन्होंने। बिहार की मैथमेटिक्स को लेकर लगातार ये सवाल होता है, वहां का छात्र जबरदस्त होता है। क्या ये माना जाए कि जो अगर बेसिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर दिया जाए तो ये कमाल हो सकता है बिहार में, जो आज तक नहीं किया गया है। अपने बूते लोग निकल रहे हैं, कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। कोटा में आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो सारे पढ़ने जा रहे हैं, बिहार से ही जा रहे हैं, दुकान बिहार के भरोसे। क्या है पूछे, क्योंकि जितना पैसा लोग खर्च करते हैं बिहार के ही अपने बच्चों को लेकर, बाहर पढ़ाने को लेकर, बिहार के अपना बजट एजुकेशन को लेकर उतना नहीं हो पाता है। अगर आप किसी भी मध्य वर्गीय व्यक्ति के बजट को देखें, मासिक बजट को, तो उसमें उसका 60% से ज़्यादा खर्च अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए है। मैं जो कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद के अनुभवों ने देश की एक बड़ी आबादी को ये सिखाया कि शिक्षा ही आपकी प्रगति का औजार है, और इस आकांक्षा को पूरी करने में हर सरकार विफल रही। बातें तो सभी कर देते हैं, और उसमें एक तदर्थवाद किया गया
दिग्विजय सिंह ने 1800 रुपये का शिक्षक रखा, इन्होंने शिक्षा मित्र बना दिए। जबकि शिक्षकों के लिए मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था कि बीटीसी में दाखिला लेने के लिए भी लोगों को बड़े कड़े परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो ये जो तदर्थवाद आया कि हम परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको घुसेड़ दो, उसको लगा दो, किसी और को कहीं फिट कर दो, इससे क्या हुआ कि शिक्षा में तदर्थवाद शुरू हो गया। पर देश की ऊर्जा हमेशा आम आदमी से आती है, इसी में से आनंद कुमार जैसे लोग निकले। ये अकेला बिहार स्टेट है जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने, आईपीएस और आईएएस ने नौकरियां छोड़कर इस तरह के काम शुरू कर दिए, चाहे वो अल्पसंख्यकों को पढ़ाने का काम रहा हो। ये बहुत बड़े सीनियर आईएएस। बात बताइए, अगर इस स्थिति में बिहार को आप देख रहे हो तो बिहार में जगह जगह इस बार पोस्टर लगे, हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज के, 1000 रुपया देंगे बेरोजगारों को भत्ता। मैंने आप कल और स्कूल खोल देंगे, प्राथमिक स्कूल, यहाँ ऐसे पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। मैं आपसे तो आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं आपसे इस बहस की शुरुआत में प्रसून जी कह रहा था कि मुझे भय यही लग रहा है, एक बार राम बिक गया, उससे पहले ईमानदारी बिक गई थी। अब कहीं ऐसा ना हो कि विकास शब्द से लोगों को नफरत हो जाए, कोई कहे कि विकास करूंगा तो लोग कह रहे भैया माफ करो। और अंत में जो बिहार की सबसे बड़ी आयरनी, बिहार की नहीं पूरे देश की आयरनी है कि विकास और सारी चीज़ों के बाद एक आध बार तो लहर चल जाती है, लोग फिर जातियों की ओर लौट जाते हैं। तो ये लोगों के सपनों का मोह भंग है, ये लोकतंत्र के साथ द्रोह है। इसलिए जो नेता कहें भगवान के लिए इस बार करें और ये बेरोजगारी भत्ते से वाले शॉर्टकट कम से कम इस्तेमाल न करें, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये जो आप ठीक कह रहे हैं। हम आलोक जी इसकी दो स्थितियों को एक साथ लेकर आए, चूंकि हम एक रिपोर्ट अभी दिखाने वाले हैं किस तरीके से चुनाव आयोग ने एक आइडियल बूथ क्रिएट किया, महिला सशक्तिकरण का नाम किया। आज हम सुबह सुबह जब सासाराम पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता रोहित थे, उन्होंने बताया कि जिस जगह पर लोग वोट डाल रहे हैं वहां बिजली ही नहीं है, अंधेरा है। जो वोट डाल रहे थे वो बाहर निकल आए, बोले दिखाई ही नहीं दे रहा है कहां पर उंगली दबानी है, तो मोबाइल के टॉर्च से कर कर के वोट डाले जा रहे थे। एक ये स्थिति है। क्या ये माना जाए कि लड़ाई ऐसी लड़ी जा रही है जिसमें एक तरफ चकाचौंध है, सुविधा है, और एक तरफ ऐसा है जहां जी लें तो काफी है, माने भरोसा ही नहीं बचा अब इस पूरे सिस्टम पर? देखिए, इस सिस्टम में अब नहीं, पहले भी नक्सली जो आंदोलन वहाँ आया, इसी वजह, यही एक कारण था। जिन कॉलेजेस का हमने नाम लिया या जो स्थितियाँ रही, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, उसका एक दूसरा एक एक्सट्रीम। इसीलिए अभी जो शेखर जी कह रहे थे सही है कि यदि आप इसके बाद भी नहीं होता, लेकिन असमानता बिहार में बढ़ गई, इसी वजह से सबसे ज्यादा है। असमानता पूरे देश में बढ़ रही है। आप यदि, हम लोग अभी वैसे इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार के गाँव की तरह आप यदि दिल्ली के गाँव के लिए आज भी शाम को रिपोर्टर भेजेंगे तो कुछ गाँव में आज भी, दिल्ली के गाँव में भी उससे बदतर स्थिति दिखाई देती है। पानी नहीं है, स्कूल बने, आप यदि हमारे ट्रांस यमुना इलाके में चले जाएंगे तो स्कूल की हालत उससे भी बदतर जो वहाँ के स्कूल हैं। तो ये तो एक बड़ी पराकाष्ठा है। और उसके बाद भी मोदी सरकार ने बजट कम कर दिया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, क्योंकि प्रायोरिटी डिजिटल सैटेलाइट की है, सीधे मंगल ग्रह पे जाना है। लेकिन जो नीचे जमीन पर है, कुएं में बैठ करके, और वो कुएं से पानी लगाना चाहता है, उसके लिए नहीं है। हैंडपंप दिल्ली में स्थिति इतनी खराब है, आप जाकर के देखिए। हम एक रिपोर्ट बिहार के लोग वहां पर वही एक सवाल का जवाब और चाहेंगे शशिशेखर जी। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए आपको कंज्यूमरिज्म को अपनाना पड़ेगा, लेकिन वोट मांगने के लिए डेवलपमेंट का वही सिक्का उछालना पड़ेगा जो कि आपके ना बजट में है, ना पॉलिसी में है, एक पैकेज में है। ये तो उजली सुबह के नाम का धोखा है जो हर बार हर चुनाव से पहले दिया जाता है। और मतदाताओं की भी, अब जैसे हर आदमी विकास बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि मतदाता भी एक कूटनीतिक जवाब दे रहा है। वो अपनी जाति नहीं बता रहा, वो अपनी कोई भी प्रेफरेंस नहीं बता रहा, वो सिर्फ विकास बोल रहा है। तो विकास एक ऐसा कूटनीतिक हथियार हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये एक आवश्यकता है, इसके लिए आविष्कार की जरूरत नहीं है। ये सपने बेचे जा रहे हैं। मैं एक लाइन जरूर कहूँगा, सपने बेचे जाते हैं और आदमी भी सपने देखना चाहता है। गांव का, दूर दराज का, उसका भी सपना है कि मेरा बेटा। आप देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र हो रहा है, महिला सशक्तिकरण का। चलिए उसका एक नजारा यह भी देख लीजिए। मनोज्ञा बताइए। भारत में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मैं इस समय हूँ एक आदर्श बूथ पर जो गया में बनाया गया है, जहाँ पर 5 बूथ एक साथ हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर को पैम्पर किया जा रहा है, या यूं कहें कुछ खास दिया जा रहा है। वो है एक गुलाब का फूल और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट। कुमारी प्रियंका ने इस बार पहली बार वोट दिया है। मैं ये नहीं पूछूंगी किसको वोट दिया है, आपका मुद्दा क्या था और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको?
मुझे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई गई हैं, महिला के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। पहले महिलाओं के लिए थोड़ा दिक्कत होता था, वो आने में डरती थी या संकोच करती थी, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी से की गई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोट देकर। बहुत बड़ी बात है, महिलाओं को पूरे बूथ में करीब 50 से अधिक मैं कहूँ महिला कर्मी हैं, सारे पोलिंग एजेंट्स भी सारी महिलाएं हैं, सारी पार्टियों ने महिला पोलिंग एजेंट दिए हैं। आपका ये एक अनोखा इनिशिएटिव रहा है। संजय जी, ये बताइए कि इस बार ये खास क्यों? देखिए, इसमें हम लोग 2-3 काम कर रहे हैं। पहला तो विमेन एम्पावरमेंट पर पूरा ध्यान है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट खासकर इलेक्शंस में कहीं पर दिखाई नहीं देता। हम लोग को सभी तरफ विमेन की जरूरत है, लेकिन हम लोग इलेक्शंस में कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। केवल वोटर्स के रूप में हमें चाहते हैं कि लंबी लाइनें दिखे वोटर्स की, लेकिन जो पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर रहता है, और कैंडिडेट्स और टिकट्स में और पोलिंग एजेंट्स उसमें भी काफ़ी कम रहता है। तो पोलिंग एजेंट्स में इस बार इन पोलिंग स्टेशन पर 100% कैंडिडेट्स ने 100% विमेन रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं पोलिंग एजेंट्स में। जनरली ये आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो विमेन ऑफिशियल्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग ऑफिसर, ऑल आर विमेन, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी विमेन हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो ये पहल की है, जिलाधिकारियों ने पहल की है, लेकिन अगर बात करें तो ये सारे जो मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, सहायता डेस्क बनाई गई है, वहाँ पर सभी लोग पिंक पहने हुए हैं। गुलाबी कलर महिलाओं का थोड़ा फेवरेट माना जाता है, तो लिहाजा सभी को गुलाबी रंग दे दिया गया है पहनने के लिए। ये कंपलसरी है, और जो पूरी सजावट की गई है वो भी गुलाबी रंग में की गई है। कुछ मतदाता भी गुलाबी रंग में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गुलाबी रंग जरूरी है। भले ही रंग कुछ भी हो, ढंग कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि मतदाताओं में जो उत्साह है वो देखने लायक है। लेकिन साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाएं बिहार में, वो अभी भी बहुत कम है। कैमरामैन तापस बहरी के साथ मनोज लोईवाल, गया, बिहार आज तक। यकीनन कोई डीएम महिला नहीं हो पाई है, लेकिन सवाल उसके आगे था। जिस महिला सशक्तिकरण का निर्भया फंड बना 2013 में, जो दिल्ली में हुआ, 1000 करोड़, मोदी सरकार आई, उन्होंने भी 1000 करोड़ और दिए, 2000 करोड़। खर्च कितना हुआ है आज तक की तारीख में? 15 से 20 करोड़। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। लेकिन चूंकि आप एक आदर्श बूथ देख रहे थे, अब हम आपको लिए चलते हैं सासाराम। रोहित, बताइए जरा। इस वक्त हम रोहतास के सासाराम में हैं और एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं। ये है जो ये सासाराम ऑडिटोरियम है और इसे एक पोलिंग बूथ के यहाँ पे बनाया गया है। लोग अभी से ही लाइन लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अंदर जैसे ही आप आइएगा आपको एक बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखेगी कि इस पोलिंग बूथ में रोशनी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ये एक ऑडिटोरियम है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन इतने बड़े पोलिंग बूथ के अंदर में रोशनी के नाम पे, बिजली के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा, देखिए दाहिने तरफ, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, दाहिनी तरफ एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। यहाँ अंधेरा इतना है कि कोई वोटर अगर वोट देने आता है तो शायद उसे दिखे भी नहीं कि वो कौन सा बटन दबा रहा है। इस तरफ अगर हम देख लें, देखिए ये जो ईवीएम मशीन भी ये लोग चेक कर रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरे लाइट से ही चेक कर रहे हैं। देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं। ये आप लोग ईवीएम मशीन जो चेक कर रहे हैं, मोबाइल के लाइट से चेक कर रहे हैं, बिजली नहीं है क्या? नहीं, बिजली नहीं है सर। इसके रात में भी पंखा भी नहीं था। अभी मॉक पोल हम लोग करा लिए, उसका हम लोग रिकॉर्ड नोट कर रहे हैं। तो आप लोग ये टॉर्च का काम कर रहे हैं, मतलब मोबाइल की टॉर्च से काम कर रहे हैं ये? जी, मोबाइल के टॉर्च से काम कर रहे हैं। यहाँ बिजली का अभाव है बिल्कुल। कैसे दिन भर कैसे काम चलेगा? आखिर अंधेरा है इतना यहाँ, क्या किया जाए? अब तो सरकार की ऐसी उपलब्धियाँ हैं। देख सकते हैं मोबाइल के टॉर्च से काम करना पड़ रहा है। इस तरफ देखिए, अगर ईवीएम मशीन्स को अगर देखें तो इस तरफ ये ईवीएम मशीन्स यहाँ पे लगाई गई हैं, जहाँ पे लोग आकर वोट करेंगे तो उस आदमी को शायद ही दिख पाएगा कि वो कौन सा बटन दबाने वाला है। इतना अंधेरा यहाँ पे, तो बिजली की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ गुलाब का फूल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ टॉर्च की लाइट से देखा जा रहा है ईवीएम। दोनों स्थिति हमने दिखा। ये इलाका वो है जो मीरा कुमार जी जहाँ और जगजीवन राम का, जगजीवन राम जी थे। मतलब आप अभी जो पहले आप कह रहे थे कि जो बड़ा नेता बन जाता है तो अपने इलाके में बहुत विकास होता है, लेकिन फ्रॉम जगजीवन राम टू मीरा कुमार, जो लोकसभा के अध्यक्ष रही, पावरफुल माना जाता था और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनती थी, उस इलाके में बिजली की हालत है। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमने देख ली। और महिला सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण हुआ है। आप देखिए, मैंने जो दलित के नाम पर भी मीरा कुमार का सशक्तिकरण हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। आप कुछ सवाल कर रहे हैं? वही हम कह रहे हैं, दोनों स्थिति आपने देख ली। अब सवाल है, ये सौंदर्य बोध कमजोरियों को ढकने के लिए है, या कमजोरियां जब जब उफन कराएगी सौंदर्य बोध गायब हो जाएगा? क्या है ये? ये निश्चित रूप से कुछ तो मुझे लगता है कि चुनाव के एक पर्व है, उसको उत्सव की तरह बनाने, और इसलिए चुनाव आयोग में चाहे बीजेपी की यहाँ सरकार हो या वहाँ राज्य सरकार हो, ये कोशिश तो करे कि इसको लोगों को, महिलाओं में उत्साह है,
उस दृष्टि से एक अच्छा प्रयास हम आपसे उसको सवाल ये करें नहीं उससे कहेंगे। पहले हम एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं। जिस जगह पे वोटिंग रोहित कर बता रहे थे कि अंधेरे में है, उसके ठीक बाहर वो खड़े हैं और जरा सड़क का नजारा देखिए। रोहित, ठीक है। रोहतास जिले में भी आज मतदान का काम चल रहा है और हमने कुछ देर पहले एक पोलिंग बूथ दिखाया था जहां पर बल्ब की भी फैसिलिटी नहीं थी। पूरे पोलिंग बूथ के अंदर जो था वो अंधेरा छाया हुआ था और लोग जो वहां पे अपना वोट डाल रहे थे वो कैंडल लाइट जला के वोट डाला जा रहा था। और जो वहां मतदान कर्मी थे वो भी जो मोबाइल फोन्स में जो टॉर्च होता है उसको जला के मतदान का काम वहां पे चल रहा था। तो ये स्थिति थी पोलिंग बूथ के अंदर। लेकिन अगर हम शहर में देखें, अगर पोलिंग बूथ के बाहर अगर शहरों पे देखें तो ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। दिन के इस वक्त 10 बज रहे हैं और शहर भर में जितने जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रोड पे लगे हुए वो अभी तक जल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि आज मतदान का दिन है पोलिंग बूथ के अंदर, जहां पे कम से कम एक बल्ब की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग ये देख सकें कि किसको वोट दे रहे हैं, ईवीएम मशीन को देख सकें। अंधेरा है बिल्कुल मतदान केंद्र में, उसके बिल्कुल उलट शहर में एकदम दिन के वक्त देख रहे हैं तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल ये उठता है जो ज़िला प्रशासन के ऊपर से है कि आखिर उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। एक तरफ यहाँ पे दिन में बिजली जो जल रही है, यहाँ पे जो लाइट्स जल रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो है वो बिजली की बर्बादी हो रही है। और इसके उलट अगर ये बिजली जो है अगर पोलिंग बूथ के अंदर लगा दिया जाता, वहाँ बल्ब लगा दिया जाता, तो वहाँ के लोगों को अपना वोट जो डालने आए हैं उनको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रोहित सिंह, रोहतास, आज तक। शशि शेखर जी, दोनों नजारा देख लिया आपने, पोलिंग बूथ के भीतर का भी और शहर का भी। ये विरोधाभास भारतीय लोकतंत्र का भी है और हमारी जो प्रशासनिक लापरवाही है वो भी बिल्कुल साफ साफ है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पर एक खूबसूरत चीज़ मुझे जरूर लगी, विरोधाभास कुछ भी हो, हमें अच्छी शुरुआतों की ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। आपने दिखाया अभी किस तरह से महिलाओं का एक बूथ बनाया गया, कैसे पहली बार जो वोट डालने लड़कियां आ रही हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। और अगर एक खुशनुमा याद किसी बच्चे के मन में या युवक के युवती के मन में हो जाती है कि पहली बार वोट डालने पे मुझे इतना महत्व मिला और जीवन भर अगर वो मताधिकार का उपयोग करती है तो हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। मुझे लगता है हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोकतंत्र बढ़ेगा, विचार बढ़ेगा तो विकास भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आलोक जी, सहमति? देखिए, निश्चित इस पर कोई असहमति नहीं हो सकती। मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि बीच में जो इन ऐसे सब इलाकों में प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम थे वो भी सब गड़बड़ा गए। उस पर भी यदि उनके जो माता पिता हैं गरीब, ये ठीक है कि एक अच्छा पॉजिटिव पक्ष तो चल ही रहा है और नीतीश कुमार हो या और अन्य राज्यों में भी कुछ अच्छी पहल हुई है, उसका भी स्वागत होना चाहिए। और खास करके देखिए सड़कें, एक बात जरूर मान लेते हैं चुनाव के बाद एक सुबह देखने को मिलेगी जिसका हम लगातार इस बात का जिक्र